यूनियन बजट 2026 से 27 रिलीज हो चुका है। इसमें बहुत सारे मेजर मुद्दों पे इस बार बात उठी है, जैसे पिलर बनाया गया है युवाओं को, इसके साथ साथ थीम बेस्ड यहाँ पे डेवलपमेंट देखी गई है। जैसे हम लोग बात करें तो यहाँ पे कर्तव्य 1, 2, 3 इस तरीके से चीज़ों को आगे लेकर जाया गया है। फिजिकल कंसोलिडेशन की बात की गई है। इसके अलावा हमारी फाइनेंस कमीशंस की बात की गई, कितना हम लोग को स्टेट डिवोल्यूशन में परसेंटेज उन्होंने रिकमेंडेशन को माना है, कैसे चीज़ों को आगे बढ़े हैं, ये सभी चीज़ें इन डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही में लास्ट में क्वेश्चंस के साथ वाइंड अप करेंगे। अब बने रहिएगा वीडियो के साथ साथ, और इतने बड़े बजट को समझने के लिए बेस भी तो क्लियर होना जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे बेस के ऊपर, मतलब कि नॉर्मल टर्म्स वगैरह को समझने के लिए। अब अगर आपको टर्म्स समझनी है तो उससे पहले हम ये देख लें कि ये जो रिलीज किया है बजट, तो वो करा किसने है। हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने बजट को रिलीज किया है, और ये उनके शासनकाल में उनका 9वां बजट था। अब वर्ड जो बार बार मुंह पे आ रहा है बजट, ये बजट होता क्या है? आप लोगों की प्लानिंग होती है फॉर द फ्यूचर, ठीक है। एक आप प्लान करते हो कि कहाँ से आपका पैसा जो है आने वाला है और कहाँ पे आप उस पैसे को खर्च करोगे, राइट। और ये जो बजट वर्ड है ना, पर यार ये बजट वर्ड कहीं पे भी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है। कभी एग्जाम में आए तो आराम से उसको टिक मार देना, कहीं पे मेंशन नहीं है, राइट। तो ये क्या मेंशन है उसकी जगह? तो भाई आर्टिकल 112 के तहत एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वर्ड है ना, वो मेंशन है। किसके लिए बनाया जाता है? पूरे 1 साल की अवधि के लिए बनाया जाता है। हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है, नॉट एन कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर क्या होते हैं? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, राइट। इसमें क्या, वही एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, कितना पैसा आएगा, कैसे पैसा जाएगा, और ये सारी चीज़ों को ही आप लोग कहते हो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये सभी के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है? पूरा प्लान करके, ड्राफ्ट प्लान करके, उसके बाद फिर उसको अथोराइजेशन, मतलब कि पार्लियामेंट से आपको रजामंदी लेने के बाद चीज़ों को आपको फिर जाके आगे पेश करना होता है। क्यों करना होता है भाई? ऐसा क्या रीज़न है? देखिए, जो पैसा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट का ये जो पैसा है ना, उस पर बहुत ही तरीके से काम किया जाता है। लेट से आपने रेवेन्यू जो एस्टिमेट किया था वो कैसे आता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज से आएगा, ठीक है। रेवेन्यू के समय पे कैपिटल से, जब डिसइन्वेस्टमेंट है या किसी और चीज़ से पैसा तब आएगा। जो पैसा आ गया डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म में, पीएसयू का प्रॉफिट जब आ गया है, ये जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 266 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मेंशन भी किया गया है। अगर ये पैसा आ चुका है तो इसको निकालने का प्रोसेस थोड़ा लंबा है, क्योंकि यहाँ पे आपको रजामंदी चाहिए पार्लियामेंट की। अब इसको थोड़ा इन डिटेल में समझते हैं। लेट्स से बजट, ठीक है। बजट जो था आप लोगों का थोड़ा ड्राफ्ट लीगल बन गया, कि एक थोड़ा सा फॉर्मेट बना दिया गया। कौन बनाएगा भैया? बजट डिवीजन बनाता है इसको, ठीक है। बजट डिवीजन किसके अंदर आता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर आता है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है, ठीक है। क्या ये अकेली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कर सकती है? जी, ये हेल्प ले लेती है नीति आयोग की, इसके अलावा डिफरेंट अदर मिनिस्ट्रीज की, ठीक है। अब लेट सपोज जब आपने ड्राफ्टिकली, मतलब पूरा ड्राफ्ट करके पेश किया, अब हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जब आपने पेश किया, इसके ऊपर क्या होगा? डिस्कशन होगी, ठीक है। डिस्कशन हुई, डिस्कशन होने के बाद इस पर एक कमेटी बैठेगी, एस्टिमेट कमेटीज़, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। कमेटीज़ बैठेगी, और कमेटीज़ बैठने के बाद यहाँ पे आगे प्रोसेस में क्या होगा? इसके ऊपर वोटिंग राइट्स होंगे, जितने भी ग्रांट्स ये लोग देने वाले हैं, ठीक है। वोटिंग होगी पार्लियामेंट के अंदर, लेट से लोकसभा के अंदर, और उसके बाद जाके जो बजट है वो पेश किया जाएगा, पास होगा। और पास क्या होंगे भैया? 2 बिल्स होंगे। कौन कौन से? फाइनेंशियल बिल एंड एप्रोप्रिएशन बिल। देखिए, एप्रोप्रिएशन बिल होता है जब आपको पैसा खर्च करना है, यहाँ से पैसा लेकर जाना है और खर्च करना है, तब आपको बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो लोगों का पैसा है। अब यहाँ पे एक फाइनेंस बिल, आपको लग रहा है कि रेवेन्यू जो है ना वो कम पड़ रहा है, जिसके कारण आप लोगों का एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, जगह जगह से आपको लोन्स और बोरोविंग्स वगैरह करनी पड़ रही है। तो आपको क्या करना है? जो रिसिप्ट्स है या रेवेन्यू है उसको इंक्रीज करना है। तो उसके लिए आप लेट से कह रहे हो कि आप टैक्सेस को बढ़ाने वाले हो, तो टैक्सेस को बढ़ाने वाले हो, ये सब चीज़ें किस में जाती है? ये फाइनेंस बिल के अंदर जाती है, ठीक है। ये किस में जाएगी भाई? फाइनेंस बिल के अंदर जाएगी। ये था कुछ छोटा सा एक प्रोसीजर। अब वापस चलते हैं कि अब जब आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये तो ठीक है, तो ये किस तरीके के फॉर्म में होता है?
पूरी की पूरी कंट्री जो दो तरीके से रन करती है आपकी, एक होगा कि आप लोगों ने चीज़ें संभाली हुई है थ्रू दी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई के हाथ में है, दूसरा मेजर जो गवर्नमेंट के हाथ में वो है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, कलेक्शन फंक्शन, एलोकेशन फंक्शन, कहाँ पे पैसा आ रहा है, कलेक्ट कैसे कर रहे हो, टैक्सेशन और नॉन टैक्सेशन के फॉर्म्स में कलेक्ट कर रहे हो, कौन देगा भाई, जो कैपेबल है वो ज़्यादा देगा, जो इनकैपेबल है वो कम देगा, और आपको क्या करना है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है वेल्थ की, जिसके कारण आप ये सारे पैसे इकट्ठे करके एलोकेट करने वाले हो, एक्सपेंडिचर करने वाले हो। अब एक्सपेंडिचर करने के समय पे देखोगे किसके ऊपर पैसा डालना है, किस लोगों को आपको एम्पावर करना है, ताकि आपका वेलफेयर ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से पूरा हो पाए। अब देखिए ये सब चीज़ें हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, अब सीधा चलते हैं अपने बजट की ओर, ठीक है। अभी इस समय फिलहाल की अगर हम बात करें तो 2026 से 27 में इस ईयर के अंदर बजट में आप लोगों को किस मेजर चीज़ों पे फोकस किया गया है। तो बजट के अंदर आप देखेंगे ना, तो मेजरली आप लोगों का दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस है, तो पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर जो चीज़ें हैं, शुरुआत है युवा से, ठीक है, इंडेक्स से बात करते हैं। यहाँ पे शुरुआत की गई है आपकी युवा से, लिखा हुआ है युवा एंड 3 कर्तव्य। तो पहला कर्तव्य एक्सेलरेटिंग द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा कर्तव्य फुलफिलिंग एस्पिरेशन ऑफ द बिल्डिंग कैपेसिटी, इनको डिटेल में देखेंगे। थर्ड कर्तव्य सबका साथ सबका विकास, और मेजरली आपका इन सभी के साथ आपका ये बजट जो है पेश किया गया था। फिर फाइनेंस कमीशन के बारे में बात उठी कि भाई फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी हैं उनको हमने किस तरीके से एक्सेप्ट किया है, और यहाँ पे किस तरीके से हम लोग उसको टैक्स बजट के अंदर दिखा रहे हैं। फिर फिजिकल कंसोलिडेशन, पार्ट बी के अंदर टैक्सेस के बारे में बताया जाता है। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, उसके बाद इसके ग्लांस पे जाके हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इंट्रोडक्शन में ही कि स्टेबिलिटी, फिस्कल डिसिप्लिन, सस्टेनेबल ग्रोथ और मॉडरेट इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ना चाहिए, महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, उन सभी को मद्देनजर रखते हुए बजट बनाया गया है, ठीक है। ऑल्सो इन्होंने किन चीज़ों को देखा है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने चाहिए ताकि चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड से ईजीनेस पे आ जाएं। फिस्कल प्रूडेंस की बात की गई है, मॉनेटरी स्टेबिलिटी की बात की गई है। अब यहाँ पे नीचे जब आप देखेंगे ना यार, तो शुरुआत इन्होंने की है विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग से। ये जो विकसित भारत का हम लोगों का 2047 का एक एम है ना, उसके अंदर हम लोगों ने कहा कि भाई यंग लीडर्स जो है ना वो एक हमारे भारत का भविष्य है ना। ये यंग जो है, ये यंग जनरेशन क्या किसके लिए बोला गया है, तो यूथ के लिए बोला गया है, युवाओं के लिए। वो होते हैं 15 से 29 साल की उम्र के लोग। अब ये बोलते हैं युवा शक्ति ड्राइवन बजट हमने बनाया है, इसमें हम लोगों ने संकल्प लिए हैं और उन्हीं के बारे में बात करें। और बना कहाँ पे है, कहते हैं कर्तव्य भवन में बना है। कहाँ पे है ये, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट दिल्ली में है। ये एक ऑफिस है आप लोगों का जिसको हम लोग CCSS बोलते हैं, ठीक है। अब पहला कर्तव्य जो है वो बोलता है इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ साथ। क्या चाहिए, मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ को कह रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के साथ साथ चाहिए, और ग्लोबल डायनेमिक्स को देखते हुए वॉलेटाइल भी होने चाहिए, ठीक है, जो कि चेंज हो सके जल्दी जल्दी। सेकंड कर्तव्य वही आप लोगों का पीपल बिल्डिंग कैपेसिटी और मेकिंग स्ट्रॉन्गर पार्टनर्स। थर्ड कर्तव्य आपका कहता है कि हर किसी को लेकर चलना है, चाहे वो फार्मर्स है, चाहे वो स्टूडेंट्स है, चाहे वो आपके दिव्यांग आप लोगों की पॉपुलेशन में जो लोग हैं वो हैं, सभी को साथ लेकर चलना है, सबका विकास होना चाहिए इसमें। अब यहाँ पे जो आप लोगों का फर्स्ट कर्तव्य है ना, उसने बोला कि भाई देखो यहाँ आप लोगों की इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इन सभी की स्केल अप होने चाहिए, इन सभी में चैंपियनशिप है MSME को मिलनी चाहिए, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। इन सभी को आगे बढ़ाने की बात की, और कौन बढ़ाए इसे, युवा बढ़ाए, राइट। अब इसके अलावा यहाँ दूसरी और किस चीज़ की बात की गई इसी फर्स्ट आपके कर्तव्य के अंदर, कहते हैं कि ये बायोफार्मा शक्ति की बात करते हैं। ये क्या है, एक स्ट्रेटजी है ताकि आप लोगों की एडवांसमेंट आ सके नॉलेज में, टेक्नोलॉजी में और इनोवेशन में। और किन चीज़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बायोफार्मा फोकस्ड नेटवर्क की बात कर रहे हैं, 3 नए यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाने की बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल एजुकेशन के लिए और रिसर्च वर्क के लिए, ठीक है। इसके अलावा ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को भी मैच करना चाहते हैं और अप्रूव करना चाहते हैं टाइम फ्रेम्स को, जो कि अभी साइंटिफिक आपकी रिसर्च वगैरह जो है एक ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। तो ये बायोफार्मा का मतलब है हमारे यहाँ की बायोलॉजिकल जो मेडिसिन है, ठीक है, उन सभी के लिए, उन सभी को अफोर्डेबल कॉस्ट पे बना दिया जाए, उन सभी को एक्सपोर्ट भी किया जाए, इन सभी चीज़ों की बात यहाँ पे हुई है। इसके साथ साथ
यहाँ पे इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की बात हुई है। देखो सेमीकंडक्टर जो है ना, ये मेंस के एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान से देखना इसमें। इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 के बाद एक्सपेंड करे 2.0 पे इस पे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, लॉन्च करेंगे इसका 2.0 मिशन या फिर 0 कह सकते हो आप। इसमें क्या होगा, इक्विपमेंट प्रोड्यूस करेंगे, मटेरियल्स का नया यहाँ पे डिज़ाइन जो है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ है उसमें लेकर आएंगे। इसके अलावा सप्लाई चेन को इंक्रीज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी और स्किल वर्क फोर्स पे हम लोग काम करेंगे। इसके अलावा ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को बनाने के लिए, जहाँ पे इन लोगों ने पैसा जो है 22,919 करोड़ रुपए जो है अलग से रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए, कमिटमेंट्स के लिए। सबसे मेजर चीज़ जहाँ पे पूरा वर्ल्ड यहाँ पे एक ही मतलब पूरा वर्ल्ड जो है जियोपॉलिटिक्स जो है सारी चल रही है रेयर अर्थ मटेरियल्स के ऊपर, ठीक है, उसके अबंडेंस रिसोर्सेज जितने भी मिनरल्स हैं उनके ऊपर। तो यहाँ पे भी इन्होंने किस चीज़ की बात करी है, यहाँ पे रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स की बात की है। तो उसको लॉन्च कर दिया था नवंबर 2025 में। अब ये कह रहे हैं ये जो मिनरल रिच यहाँ पे हमारी जितनी भी स्टेट्स है ना, लेट से जैसे कहा उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स जो है उसको बनाया जाए। फिर हम जैसे यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स भी बनने चाहिए। जैसे हम लोग बात नहीं करते इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की, है ना, ऐसे ही सेम आपके बनेंगे केमिकल पार्क्स, राइट। इसके अलावा कैपिटल गुड्स की भी बात की गई है, हाईटेक रूम्स बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट्स बनाने के लिए, इन सभी को यहाँ पे सपोर्ट किया जाए, इंट्रोड्यूस किया जाए हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ। फिर लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, टेक्सटाइल मतलब जितने भी आप लोगों के कपड़े से रिलेटेड जो आप लोगों का क्षेत्र है ना, उसके लिए क्या बात कर रही है, नेशनल फाइबर स्कीम बनाने की बात करें, जहाँ पे सिल्क, वूल, जूट और मैनमेड फाइबर्स को यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू एज फाइबर्स में कन्वर्ट करेंगे। टेक्सटाइल एक्सपेंशन की बात करिए जिससे कि नई एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो पाएगी। नेशनल हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम जो है यहाँ पे लॉन्च करने की बात की गई है। टेक इको इनिशिएटिव की बात की गई है, तो यहाँ पे इको फ्रेंडली चीज़ें बनाने की बात की गई है। और इसके साथ साथ सबसे मेजर जो इम्पोर्टेंस है यहाँ पे वो है महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव की। ये क्या करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा आपके खादी, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स को, ठीक है, ताकि ग्लोबल मार्केट लिंकेज बने, ब्रांड एक्स्टैब्लिश हो, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है ना, उन सभी चीज़ों को ये आगे बढ़ा सके। इंडिया जो है उसका पोटेंशियल है एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स की गुड्स बनाने में, तो उसको भी ये लोग क्या करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं। इसके अलावा ये माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो होती है हमारी, उसमें भी चैंपियनशिप लाना चाहते हैं कि हम लोग सपोर्ट करें माइक्रो एंटरप्राइजेस को, ठीक है, उसमें इक्विटी सपोर्ट दे, उसमें फंडिंग करे, उसको और भी ज़्यादा जैसे उसमें फंडिंग के साथ साथ हम लोग एक इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट की ओर भी जाएं, वहाँ पे सपोर्ट मिले। इसके बाद है लिक्विडिटी सपोर्ट इसमें देने के लिए, वही एमएसएमई के लिए, प्रोफेशनल सपोर्ट देने के लिए कॉर्पोरेट मित्रास बना दे। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें प्रोवाइड करे। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दे, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बना दिया जाए, और यहाँ पे NIIF, NAF, BFID ये सभी संस्थाएं इसको प्रमोट करें, इनको सपोर्ट करें। पब्लिक एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया गया है, ताकि देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब है कि जब आप ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हैं, रोड बनाने हैं, ठीक है, आप लोगों को लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए नए आपको पुल्स बनाने हैं, या फिर यहाँ पे आपको वाटरवेज बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, उनकी बात की जा रही है। इसके अलावा एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड बनाने की बात की गई है, ताकि प्राइवेट डेवलपर्स जो है यहाँ पे रिस्क कम कर सके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर। इसके साथ साथ आपको बोला गया यहाँ पे कि प्रमोट कर रहे इन्वायरमेंट सस्टेनेबल मूवमेंट को, जहाँ पे डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। नए 20 नेशनल वाटरवेज बनाने की बात की गई है अगले आने वाले 5 सालों के अंदर अंदर। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स बनाने की बात की गई है। कोस्टल कार्गो प्रमोशंस की बात की गई है, स्कीम्स की, जहाँ पे आप लोगों को बोला गया है यहाँ पे शिपमेंट जो है वाटरवे की 6% से 12% तक हो जाए विद द ईयर ऑफ 2047। विकसित भारत जो हमारा एक संकल्प है। लास्ट माइल रिमोट कनेक्टिविटी की बात यहाँ पे की गई है कि भाई सी प्लेन जो VGF स्कीम है ना, उसको कैसे आप प्रमोट करेंगे। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि भाई कैसे आप 5 इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की बात करते हैं कि जहाँ पे पावर, स्टील, सीमेंट, रिफाइनरीज, केमिकल्स है ना, कोर इंडस्ट्रीज है आपकी, उसमें कैसे आप लोग एक रोड मैप बनाएंगे। सिटी इकोनॉमिक रीजन्स में आप लोग कैसे सिटीज़ को किस तरीके से आप एडवांसमेंट की ओर लेकर जाएंगे, कैसे यहाँ ग्रोथ होगी, कैसे यहाँ इनोवेशन होगी, कैसे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है आपकी निकलेंगी नए इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक एमिनिटीज़ के साथ साथ। इसके अलावा
जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो उसमें एक और चीज़ क्या आएगी, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बनाने, जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को भी काफ़ी सपोर्ट करेंगे और लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी हमारे इंडिया की बहुत कम करेंगे। और कौन कौन से नाम लिए गए, 7 यहाँ पे नाम लिए गए, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु। ये सारे के सारे आप लोगों के क्या है, कॉरिडोर्स बनाने की बात की गई है। अब वित्तीय सेक्टर मतलब फाइनेंशियल सेक्टर में क्या चीज़ के रिफॉर्म्स है, तो सबसे पहला है हाई लेवल कमेटी बनाएंगे भाई बैंकिंग के लिए, ठीक है, ताकि विकसित भारत की तरफ ये ध्यान दे सके। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, विकसित भारत के लिए क्या करेंगे, रीस्ट्रक्चर करेंगे फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को, राइट, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशंस को। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो आपके रूल्स है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उसको रिव्यू किया जाएगा कॉम्प्रिहेंसिवली और उसमें चेंजेस लेकर आने की बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट, म्युनिसिपल बॉन्ड्स को, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, अगेन जितने भी टैक्स के स्ट्रक्चर्स है, जितनी भी अदर चीज़ें हम सब किस लिए कर रहे हैं, ताकि एज ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाए। तो इसमें भी यहाँ पे किस लिए सपोर्ट दिया जा रहा है, इंडिविजुअल पर्सन जो है ना, चाहे वो रेजिडेंट ऑफ आउटसाइड इंडिया हो, चाहे वो इंडिया का भी हो, उन सभी के लिए क्या हो कि जितने भी टैक्सेशन या फिर जितना भी अपने आप को यहाँ पे लाइसेंसिंग फॉर्म्स में एनरोल करने की बात हो, तो ये चीज़ में एज ऑफ डूइंग आपकी बिजनेस आ जाए। एक विंडो क्लियरेंस, 1 विंडो के साथ ही आपकी सारी क्लियरेंस हो जाए। इन सभी के ऊपर काम हो रहा है। इन्होंने बताया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर ये किस तरीके से अपने बजट में बढ़ रहे हैं। तो बजट के अंदर इन्होंने बताया है कि 21वीं सेंचुरी जो है पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी के ऊपर ही है, और हमारे लिए एडॉप्शन टेक्नोलॉजी की किस लिए है, ताकि सभी पीपल्स जो है, चाहे इसमें फार्मर है अपनी फील्ड में काम कर सके एआई के साथ साथ, चाहे वो वुमेन्स है, ठीक है, चाहे वो यूथ है, अपनी स्किल्स इन सभी को एनहेंस कर सके विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिव्यांगजन जो है न्यू अपॉर्चुनिटीज इससे ग्रैब कर सके। हम लोग इस तरीके से इन्हें यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम बोल रहे हैं एआई मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, इन सभी को हम लोग यहाँ पे प्रमोट करेंगे। सेकेंड कर्तव्य जो है आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए है, गवर्नमेंट की सस्टेनेबल रिफॉर्म ओरिएंटेड एफर्ट्स की तरफ है। अब इसमें बोला गया है एजुकेशन, शुरुआत ही किससे की गई है, पॉवर्टी को हटाने की, एलिवेट करने की, एजुकेशन से, शिक्षा से, और शिक्षा से सीधा आप लोग जॉब पे जाएंगे, जॉब से क्या होगा, एंटरप्राइजेस की ओर दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो दी गई है एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइजेस की दी गई है, ताकि हम विकसित भारत के एक कोर को पकड़ सकें, ठीक है। 10% ग्लोबल शेयर यहाँ पे दिया गया 2047 के लिए। और यहाँ पे एक चीज़ नई जो दिखाई गई है वो ये है कि पाथवे जो बना रहे हो स्किल्ड करियर होना चाहिए, आप लोगों के अंदर स्किल्स ज़रूर होनी चाहिए। यहाँ पे हेल्थ के ऊपर भी बोला गया कि भाई नेक्स्ट जो है आपका हेल्थ आना चाहिए, कि यहाँ अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपग्रेड हो, नए AHPs इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे स्टैब्लिश हो, केयर इकोसिस्टम न्यू जो है वो डेवलप हो, मेडिकल वैल्यू टूरिज्म जो है, नए 5 मेडिकल हब्स भी यहाँ पे बनाए जाएं, जैसे अभी आयुर्वेदा काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हुआ है, आयुष प्रमोट हुआ है, राइट। एक्सपोर्ट क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हेल्प द फार्मर, ताकि जो हमारे फार्मर्स भी हैं उसके थ्रू ग्रो हो पाएँ, ठीक है, जितने भी हर्ब्स वगैरह वो बाहर की नेशंस में एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे बोला गया है कि 3 नए इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे आयुर्वेदा के। उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री के लिए बोला गया है यहाँ पे कैपिटल सपोर्ट दिया जाएगा लोन लिंक्ड प्रोग्राम्स के साथ साथ। ऑरेंज इकोनॉमी की बात की गई है। ऑरेंज इकोनॉमी पता है किस चीज़ की होती है, कि ह्यूमन आप एक कैपिटल की बात कर रहे हो, लेट से नई जितने भी आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उनकी बात कर रहे हो, वो है ऑरेंज इकोनॉमी। तो इंडिया की एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग जो है, कॉमिक्स, इन सभी में आगे बढ़ रहा है। तो उसमें जो है आज के समय पे प्रोजेक्टेड है कि 2 मिलियन प्रोफेशनल्स जो है ना 2030 तक ये बन जाएंगे टोटल नंबर्स में। तो इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। तो इसके लिए बोला गया है कि यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल्स और 500 न्यू कॉलेजेस जो है क्रिएट करवाए जाए। डिजाइंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो है न्यू यूनिवर्सिटीज टाउनशिप में लेकर आई जाए। उसके अलावा एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि यहाँ पे इंक्लूसिविटी हो। इंक्लूसिविटी का मतलब है लड़कियाँ भी उसी स्तर पे पढ़ाई और उसी स्तर पे शिक्षा जो है अपनी ले पाए, जिसके लिए कहा गया एक गर्ल हॉस्टल ज़रूर होना चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। यहाँ पे टेलीस्कोप जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई है, ताकि एस्ट्रोनॉमी इन सभी पर हम लोग ध्यान दे सकें। टूरिज्म पे अगेन बोला गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी खोलना चाहिए, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है जब आप होटल मैनेजमेंट इन सभी चीज़ों की बात करते हो। और यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो होता है, मतलब कि कुछ ही चुनिंदा क्षेत्रों में जब आप लोग कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो उसे कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। वो स्कीम है कि 10,000 गाइड्स जो है ना उनको आप 20 आइकॉनिक साइट से उठाएंगे और उनको स्टैंडर्डाइज वे में आप लोग क्या करेंगे, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग कोर्स देंगे,
ठीक है, और वो कैसा होगा, हाइब्रिड मोड में होगा, उसके साथ साथ वो 12 वीक्स का होगा। नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बना देंगे आप लोग। उसके अलावा ट्रैकिंग और हाइकिंग के लिए न्यू जो वर्ल्ड क्लास चीज़ें हैं, एक्सपीरियंस है ना, उसको एक्सप्लोर करवाएंगे इंडिया के अंदर, ताकि टूरिज्म अट्रैक्ट हो यहाँ पे। और जैसे फॉरेक्स वगैरह बढ़ेगा, अल्टीमेटली हमारी इंडिया की ग्रोथ इंक्रीज होगी। ये बोल रहे हैं जैसे आप जाते हैं ना उत्तराखंड के अंदर या फिर हिमाचल प्रदेश के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ऐसी जगहों पे या वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, ऐसी जगहों पे आप लोगों का ट्रैकिंग और हाइकिंग जो है ना, उसका एक्सपीरियंस जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज करने की बात करें, ताकि टूरिज्म यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाए। फिर आती है हेरिटेज एंड कल्चरल टूरिज्म की बात। तो 15 आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो कि जैसे लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, इन सभी के साथ साथ यहाँ पे इन सबको कल्चरल डेस्टिनेशन जो है ना, एक उसका एक टैग दिया जाए और उसको और प्रमोट किया जाए। स्पोर्ट्स के अंदर खेलो इंडिया मिशन की बात की गई कि यहाँ पे किस तरीके से चाहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज स्पोर्ट्स के माध्यम से भी निकाली जाएं। तीसरा सबसे मेजर कर्तव्य जो है ना, वो कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। तो सबका साथ और सबका विकास का मतलब है आप नीचे के जो टायर है ना, उससे शुरुआत करना चाहते हो, ताकि जैसे फार्मर है, फार्मर की इनकम इंक्रीज हो। तो फार्मर की इनकम इंक्रीज होगी तो यहाँ पे सबको इंक्लूड कर रहे हो, चाहे वो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ पे स्पेशल अटेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, मार्जिनल फार्मर की बात हो रही है। फिर आप यहाँ पे एम्पावर कर रहे हो दिव्यांगजन को, उनके लिए स्कीम्स आपने बहुत सारी बनाई है, ताकि उनको लाइवलीहुड के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट मिल पाए। एम्पावरिंग द वनरेबल टू एक्सेस द मेंटल हेल्थ ऑल्सो इन द ट्रॉमा केयर। इसके अलावा ट्रॉमा सेंटर्स भी बनाने की बात उठी है इस बजट के अंदर। फोकस ऑन द पूर्वोदय स्टेट्स एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स रीजन्स। फिर यहाँ पे है इंक्रीजिंग द फार्मर्स इनकम। अगर आप फार्मर्स की बात कर ही रहे हो, सबका साथ सबका विकास, तो उनकी इनकम भी तो इंक्रीज होने की बात होनी चाहिए। तो उनकी इनकम कैसे इंक्रीज होगी? फिशरीज की बात करें, 500 रिजर्वॉयर जो है, अमृत सरोवर जो है यहाँ पे बनाए जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री की बात की गई है, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज के अंदर बनाई जाएगी, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन सभी क्षेत्रों के अंदर यहाँ पे हो पाए। हाई वैल्यू एग्रीकल्चर की बात की गई है, टू डाइवर्सिफाई द फार्म्स आउटपुट एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, जो कि एनहेंस करेगी फार्मर की इनकम को। इंडिया जो है आज के समय पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोकोनट का, यहाँ पे नोट डाउन कीजिएगा। कोकोनट की बात की गई है, आलमंड्स की बात की गई है इस पूरे बजट के अंदर। इन सभी के एक्सपोर्ट ट्रेड को देखना, उसमें यहाँ पे एक्सपोर्ट के अंदर नंबर किस रैंकिंग पे अपना इंडिया है ना, उसको भी ज़रूर देखना। तो कोकोनट प्रमोशन स्कीम भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, ताकि इसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो, ताकि इसका एक्सपोर्ट हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो, राइट। फिर यहाँ पे और भी अदर इंडिया कैशू और इंडिया कोको जो प्रोग्राम है, उसको भी लॉन्च किया गया है। आलमंड्स के लिए भी कहा गया है, सैंडलवुड के लिए साथ में कहा गया है कि भाई आर गवर्नमेंट इज अ पार्टनर विद द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट द फोकस्ड कल्टीवेशन ऑफ दैट फास्ट, यानी कि जब पोस्ट हार्वेस्ट होता है, मतलब कि हार्वेस्टिंग वगैरह हो चुकी है, उसके अब चैनल्स क्रिएट करवाने, मार्केटिंग की तरफ हेल्प करनी है। वॉलनट्स, आलमंड्स, पाइन नट्स, इन सभी के लिए भी क्या कहा गया कि हाई डेंसिटी के हैं और हम लोग को इनको भी एक नए स्तर पर लेकर जाना है। भारत विस्तार जो है, विस्तार मीन्स वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस दी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इसकी तरफ भी बोला गया कि एग्रीस्टैक जो है पोर्टल्स बनाए जाएं, ठीक है, और जो क्या करेंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एआई सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। शी मार्ट्स को बनाया जाए। शी मार्ट्स का मतलब है वुमेन लेड एंटरप्राइजेस को बनाया जाए, जो कि महिलाएं जो हैं उसमें प्रमुखता रोल दिखाएं अपना। बिल्डिंग द सक्सेस ऑफ द लखपति दीदी प्रोग्राम, क्योंकि हमारे यहाँ लखपति दीदी प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वो काफ़ी अच्छे सक्सेस पे रेट पे रहा, तो यहाँ पे वुमेन लेड आपके मार्ट्स बनाए जाएं, ठीक है। दिव्यांगजन कौशल योजना है, आईटी और एजीवीसी सेक्टर्स के अंदर, हॉस्पिटैलिटी के अंदर, सभी जगह उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाए। सहारा योजना है, जहाँ पे उनको फंडामेंटल नीड्स जो है, हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस जो हैं, वो जितने भी लोग एलिजिबल है उसके लिए, उन सभी को वो दिए जाएं, राइट। अब इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पे फोकस है पूर्वोदय स्टेट्स के ऊपर, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स के ऊपर। पूर्वोदय स्टेट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन बनवा देंगे, ताकि यहाँ पे क्या हो, एक तरीके से जैसे टूरिज्म आए, कम से कम वहाँ पे जॉब्स क्रिएट हो जाए, है ना। किसी एक टूरिज्म के आने से भी बहुत से लोगों की जॉब क्रिएट हो जाती है। लेट से होटल्स की, लेट से कि हमारे वहाँ पर टूरिज्म में जितने भी लोग व्हीकल्स चलाते हैं उन लोगों की, तो जॉब्स यहाँ पे अपने आप ही बन जाती है। बुद्धिस्ट साइट्स नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो है, वहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, सिविलाइजेशन के द्वारा आप लोगों को यहाँ पे भी टूरिज्म और पिलग्रिमेज एमिनिटीज को प्रोवाइड करवाना है, ताकि लोग जो है एक धार्मिक स्थल समझ के यहाँ पे आएं।
अब बात आती है फाइनेंस कमीशन की। तो इन्होंने फाइनेंस कमीशन के बारे में ये बताया है कि भाई इन्होंने जिस तरीके की रिकमेंडेशन दी थी, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई जो इन्होंने बोला था ना 41% का डेवल्यूशन, तो ये 41% का डेवल्यूशन हमने क्या है मान लिया है, और हम यहाँ पे स्टेट का शेयर उनको इस तरीके से देंगे। साथ ही में हम लोग यहाँ पे 1.4 लाख करोड़ रुपीस की जितने भी हमारे यहाँ पे जो कमीशन की ग्रांट्स है उनको भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि इंक्लूड करते हैं आपके डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट्स को। ठीक है, वो अलग से नहीं है, वो इसी के अंदर है। फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की गई है इस बजट में, जिसमें आपको बताया है कि बजट में फिस्कल मैनेजमेंट जो है सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, और किस तरीके से वो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है एस्टिमेट कर रहे हैं 55.6% दिस ईयर के बजट एस्टिमेट्स के ऊपर 2026 से 27 पे, और पहले से डिक्लाइनिंग डेब्ट टू जीडीपी रेशियो बताई गई है, जो कि फ्री करेगी रिसोर्सेज को, प्रायोरिटी देगी आपके मेजर सेक्टर्स को। ठीक है, ये था कुछ आप लोगों का जिसमें मेजर प्रोग्राम्स को डिस्कस किया गया। इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे। अब एक बार ना बजट एट ग्लांस देख लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा पिक्टोरल फॉर्म में है तो थोड़ा इमेज की तरफ भी वापस ध्यान जाएगा। राइट, तो ये सभी हम लोगों ने वैसे तो डिस्कस कर लिया है सारा उसी के अंदर। अब इसमें नीचे चलते हैं, कहाँ पे पैसा आया है, कहाँ से पैसा जाएगा, अर्बनाइजेशन, ये सभी चीज़ें हमने कर ली है। और अगर आपको ये चीज़ें यानी कि ये पूरी की पूरी PDFs चाहिए जो कि मैंने ऑलरेडी मार्क की हुई है, तो आप लोग राधिका स्टडी IQ को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम ID है। साथ ही में अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं स्टडी IQ का कोई भी कोर्स, तो आप लोग वहाँ पे कोड लगा सकते हैं RDJ Live, जिससे आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और आपको जो कोर्स की फीस लेट से 20-30,000 है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन उस पर आ जाएगी पेमेंट्स पे, कि बहुत ही कम रेट्स में मतलब आप लोगों को मिल जाएगा, अवेल हो जाएगा। ठीक है, ये है राधिका स्टडी IQ टेलीग्राम ID। वापस चलते हैं अपने इसी की ओर। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सब डिस्कस कर लिया है, फिजिकल मैटर्स डिस्कस कर लिए हैं। अब डेफिसिट ट्रेंड्स देखते हैं। डेफिसिट का मतलब क्या है, अब मेजर बजट कैसा है। तो भाई जब बजट की आप बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं कि ये जो बजट है दो तरीके से रहेगा। एक है आपका रेवेन्यू, दूसरा है आपका कैपिटल। अब जब रेवेन्यू की बात करोगे ना, इसका मतलब है रोजमर्रा के आपके जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट के रोजमर्रा के या रेगुलर आप लोग के जो खर्चे होने वाले हैं, इनकम आने वाली है। मैंने कहा एक तो इनकम भी रेगुलर आने वाली है यहाँ से, तो रिसिप्ट्स हो गया। ठीक है, और एक है एक्सपेंडिचर भी जो रेगुलर इनका होने वाला है। फिर हम लोग कैपिटल की बात करेंगे, तो कैपिटल में भी अगेन एक तो यहाँ पे इनकम आएगी, तो ये हो गया रिसिप्ट्स, है ना। दूसरा यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर होगा, रोड बनाना, रेलवेज बनाना, ये सब क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रिसिप्ट में कैसे आएगा पैसा, टैक्स और नॉन टैक्स सोर्सेज से, राइट। इसके अलावा एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करोगे, सैलरी पे कर रहे हो, यहाँ पे सब्सिडी पे कर रहे हो, पेंशन पे कर रहे हो, इसके अलावा यहाँ पे आप लोग इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ब्याज पे कर रहे हो, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, मैंने कहा डिसइन्वेस्टमेंट। ये क्या है, आपका कोई ऐसा PSU है जो नहीं चल रहा है, तो आप लोग क्या करोगे, उसे बेच दोगे, और उससे पैसा जो आएगा वो मोटी रकम क्या होगी, कैपिटल आपकी रिसिप्ट होंगी। ऐसे ही बोरोविंग्स हुई, ये सभी क्या है, जो आपने उधार लिया है वो सब कैपिटल रिसिप्ट हो गई। एक्सपेंडिचर क्या होगा, जब आप लोगों ने लेट से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एसेट बनाना शुरू किया, रोड है, रेलवेज है, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों के कोई भी पोर्ट्स की डेवलपमेंट है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या फिर आप लोगों ने किसी को लेट से पैसा उधार दिया, ये सभी क्या है, एक्सपेंडिचर में जाएगा। या पैसे जो उधार आपने लिए हुए थे उसको भी रिटर्न करा, तो ये एक्सपेंडिचर में जाएगा आपका। और यहाँ पे क्या याद रखना है, कैपिटल की जब बात करोगे, कैपिटल बजट में जो आप चाहे रिसिप्ट है चाहे एक्सपेंडिचर, या तो ये कोई एसेट जो है बनाएगा आपके लिए, ठीक है, या फिर यहाँ पे कोई एसेट बेच देगा, या फिर कोई लाइबिलिटी जो है ना बनाएगा, जैसे उधार ले लेगा या फिर उधार चुका देगा। ठीक है, यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी का गेम आता है। यहाँ पे इससे ना ही कोई फर्क पड़ता है एसेट पे, ना ही कोई लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है, और अगर मैंने कहा ये जब अगर आप समझ में आ गया है, तो अगर आप लोगों का रेवेन्यू का साइड जो था, इधर की साइड जो था,
रेवेन्यू की बात करें, एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों की रिसिप्ट्स बहुत कम है, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा भैया डेफिसिट, और डेफिसिट का मतलब है हम इसे कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। टर्म समझ लो, अभी आने वाली है, वहाँ पे समझना थोड़ा दिक्कत हो जाएगा वरना। इसी के साथ साथ हम लोग जब यहाँ पे देखेंगे रेवेन्यू के बाद हम लोग बात करेंगे तो वो होगा फिस्कल डेफिसिट की। ये क्या होगा, टोटल रिसिप्ट जब आप लोगों की कम पड़ जाए, टोटल एक्सपेंडिचर आप लोगों का ज़्यादा हो जाए, तब क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट। अब इसमें से दो चीज़ें आपको हटानी पड़ेगी। मेजरली क्या हटाना पड़ेगा भैया, बोरोविंग्स, उधार की बात हटानी पड़ेगी यहाँ से। और क्यों उधार हटाना पड़ेगा, जब पैसे की कमी पड़ेगी, ये डेफिसिट आएगा तभी तो जाके उधार लोगे, इसीलिए इसको हटा देते हैं समय के दौरान। इसके अलावा क्या है, प्राइमरी डेफिसिट। जब हम लोग यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट में से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट पेमेंट्स भी, ठीक है, जितना भी ब्याज पे कर रहे हो उसको भी हटा दोगे तो आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। एक और आजकल के टर्म्स में जो आ रहा है वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये क्या होता है, जब आप लोग रेवेन्यू डेफिसिट में से माइनस करते हो जितने भी आप लोगों ने ग्रांट्स दिए हैं, ठीक है, तो आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। अब आप लोगों के लिए ये सब समझना बेहद आसान हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ। तो यहाँ पे बताए गए हैं डेफिसिट ट्रेंड्स। तो फिस्कल डेफिसिट बताया गया, अगर हम लोग 2026 से 27 का एस्टिमेट देखें तो वो 4.30 पे बताया गया है, जो कि पहले से देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। और अगर इन जनरल हम लोग बात करें तो डेफिसिट, जो फिस्कल डेफिसिट है, FRBM एक्ट के अंदर हम लोग को बोला गया है कि इसको मेंटेन करना है 3% के ऊपर, बट स्टिल यहाँ पे अभी कितना है, 4.30 है, पिछले सालों से काफ़ी ज़्यादा कम है। रेवेन्यू डेफिसिट, अभी आप लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे देखा होगा, लिखा हुआ था कि वो बजट एस्टिमेट्स के 155% ज़्यादा था। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे रेवेन्यू डेफिसिट जो है पुराने साल की तरह मेंटेन रहा है, पर पहले से वो भी कम हो चुका है रेवेन्यू डेफिसिट। और अभी के लिए भी हम लोग 2026 से 27 में एस्टिमेट क्या ले रहे हैं, 1.50। प्राइमरी डेफिसिट जब इंटरेस्ट पेमेंट हटा देते हैं तो अब कितना निकल के आ रहा है, 0.70। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, अभी पढ़ा है तो समझ में आ रहा है, नहीं पढ़ा हो तो नहीं समझ में आता, तो ये कितना है, 0.30। ऐसे ही जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कहाँ से पैसा आया है, कहाँ पे पैसा गया है, इसमें प्लीज़ नोट डाउन करिएगा एक चीज़ को। देखिए यहाँ पे आपको देखना और समझना ये ज़रूरी है, बोरोइंग और लाइबिलिटी को अगर आप हटा दो, ठीक है, यहाँ से तो पैसा आएगा जब आपके पास पैसे की कमी पड़ेगी। उससे पहले जो खुद के इनकम सोर्सेज है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा आया इनकम टैक्स से, ठीक है। मेजर कहाँ से आया, इनकम टैक्स से। दूसरा मेजर GST नहीं है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, देखो 18%। तीसरा आप लोगों को क्या होगा, GST की परसेंटेज अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं वो है 15% पे, ठीक है। अदर आप लोगों का यहाँ पे नॉन कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रेवेन्यूज, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटीज, और अगेन आप लोगों का बोरिंग एंड लाइबिलिटीज। अब पैसा कहाँ जाएगा, देखो सबसे बड़ा जो आप लोगों का शेयर जो पैसे का जाने वाला है वो तो जाएगा स्टेट्स के पास, ठीक है, स्टेट्स के पास लगभग 22% जाएगा। उसके बाद अगर आप बात करोगे भाई इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा चले जाता है, 20% इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाएगा। ऐसे अगर आप देखोगे सेंट्रल सेक्टर स्कीम में तो यहाँ पे 17% गए। उसके बाद डिफेंस में पैसा जा रहा है, सब्सिडीज़ जो आप लोग देते हो, चाहे वो आप लोग फर्टिलाइजर पे दे रहे हो, चाहे वो सिलेंडर पे दे रहे हो, किसी भी चीज़ पे, वो सारे यहाँ पे कितना है, 6% पे है। इस तरीके से पैसा जो है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो होता है। ये आपको पिक्टोरल फॉर्म्स में दिखाया गया है। अब कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट का एक यहाँ पे अगेन आप लोगों को कंपैरेटिव और ग्राफ की तरफ दिखाया गया है कि कैसे आप लोगों का ईयर बाय ईयर डिफरेंट चला आ रहा है। इन लाख करोड़ है स्टेटमेंट, ठीक है, ये मत समझ लेना पता नहीं किस अमाउंट के बेसिस पे दी हुई है। जो आप लोगों की कैपिटल रिसिप्ट हुई थी, चाहे वो आप लोग डिसइन्वेस्टमेंट कह रहे हो, चाहे वो आप लोग की कह रहे हो कि बोरोइंग्स के थ्रू या फिर लोन रिकवरीज, कुछ भी अगर कह रहे हो, तो वो कितने 18.1%। अभी जो इन्होंने एस्टिमेट किया, पहले कितनी थी 16.2। ध्यान देना है जिगजैग पैटर्न चल रहा है, कोई भी स्टेबल नहीं है। अब यहाँ देखोगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, जैसे हम लोग टैक्सेस और नॉन टैक्सेस की बात करते हैं, पैसा जब आता है तो यहाँ पे आप लोगों का बजटेड जो है वो है 35.3 आप लोगों को बताया गया है इस ईयर के लिए। पहले था 33.4 और उससे पहले जो था वो था आपका 34.2। पैसा कहाँ खर्च कर रहे हो,
ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है आप लोगों का एस्टिमेट किया 41.3% भैया खर्च होने वाला है, जो कि पहले से ज़्यादा ही करने वाले हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आप लोगों का इस बार ज़्यादा है 17.1%। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे डेफिसिट नहीं होंगे? डेफिसिट भी हैं, इसीलिए ऊपर डेफिसिट दिखाए गए थे। क्यों हमारे डेफिसिट यहाँ पे बताए गए हैं, पैसा जो है यहाँ पे कमी किस कारण पड़ी है। एक्सपेंडिचर जब आप ज़्यादा करते हो तो यहाँ पे पैसे की कमी पड़ जाती है, जिससे बोरोइंग्स करनी पड़ती है आपको। अब ट्रेंड दिखाए गए हैं आपके किस तरीके से सेंटर की रिसिप्ट्स आ रही है, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ आपके कितने आ रहे हैं, ये डिफरेंट करके आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, टोटल ट्रांसफर बता रहे कि स्टेट और यूटीज़ को कितना दे रही है गवर्नमेंट, तो ये बता रहे 26.2 लाख करोड़ रुपए जो है इस बारी बजटेड एस्टिमेट्स में दिखाए गए हैं, ये जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी स्टेट्स और यूटीज़ को। अब सबसे ज़्यादा पैसा जो है कहाँ पे गया है, बजट का सबसे ज़्यादा फंड जो है वो किस जगह पे एलोकेट किया गया है, वो ट्रांसपोर्ट पे एलोकेट किया गया है 5,98,520 करोड़ रुपीज़। ठीक है, फिर डिफेंस है, फिर रूरल डेवलपमेंट, गाँव के क्षेत्र में आप लोग जब विकास की बात कर रहे हो वहाँ पे, होम अफेयर्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में, और सबसे लीस्ट कहाँ पे गया है, तो सबसे आपका लीस्ट जो गया है वो है आपका डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स और आपका फाइनेंस के सेक्टर के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद मैं चाहती हूँ आप लोग ना एक चीज़ का मुझे आंसर कीजिएगा। वो क्वेश्चन आप लोगों का ये है कि भाई जब हम लोग बात करते हैं ना बजट की, तो ये बजट की शुरुआत कौन से ईयर से हुई थी, और जब मैं इसकी बात कर रही हूँ मैं बात कर रही हूँ बिफोर इंडिपेंडेंस की। तो ये आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, आप लोग बताएंगे व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिया वाज प्रेजेंटेड, 1870, 1860, 1947, 1950। अगर और भी होशियार हो तो ये भी बता देना कि इसके अलावा आफ्टर द इंडिपेंडेंस कौन सा ईयर था जब आप लोगों का बजट जो था इंडिया का फर्स्ट प्रेजेंट किया गया। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों से बता दूं अगर इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर भी चीज़ों को देख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं आप लोगों से अगेन क्लासेस के अंदर।